डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, पाचन के कार्य की। डेस्क्रिप्टिव एग्जाम हो चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, दोनों की संभावनाओं को हम ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पढ़ाने की शैली रहेगी कॉम्पिटेटिव शैली, आपको बताएंगे डेस्क्रिप्टिव रूप से भी, और उसमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव पर्सन बन सकते हैं जो आपकी नीट के एग्जाम में सहायक रहेंगे, जो आपको नेट की एग्जाम में सहायक रहेंगे, जो आपको आईएएस के एग्जाम में सहायक रहेंगे। टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, पाचन जो होता है, डाइजेशन आपको पता है। पाचन को अगर रीड करना है तो उसको हम मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कौन कौन से भाई? पहला जो पॉइंट है वह है मुख में पाचन, यानी कि डाइजेशन इन माउथ, मुख में पाचन। यहां से क्या संभावना है पाचन बनने की? ठीक है, दूसरा अपन रीड करेंगे स्टोमक में पाचन, आमाशय में पाचन, स्टोमक में पाचन या आमाशय में पाचन। तीसरा हम रीड करेंगे छोटी आंत्र में पाचन, इसमें छोटी आंत्र में पाचन। और फोर्थ अपन रीड करेंगे बड़ी आंत्र में पाचन। ठीक है, बड़ी आंत्र में पाचन, मतलब यहां से संभावनाएं हैं आपके पाचन बनने की। माउथ में डाइजेशन का प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होता है, स्टोमक में किस प्रकार से होता है, छोटी आंत्र में किस प्रकार से होता है, और बड़ी आंत्र में किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो पर पहली संभावना क्या है? आप लोगों से कोई भी सीधा प्रश्न पूछ सकता है, जो आप लोगों को सबको पता है वैसे, लेकिन बताना जरूरी है। क्या प्रश्न है कि मनुष्य में जो डाइजेशन जो है वह कहां पर होता है? कंप्लीटली पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? प्रश्न ये बनता है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? भोजन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत्र में होता है। कहां पर होता है? छोटी आंत्र में होता है। अब थोड़ी सी संभावनाएं और अपन बढ़ाते हैं। माउथ में, यानी कि मुख में जो पाचन होता है वह कौन से माध्यम में होता है? तो यहाँ पर माउथ जो होता है, यहाँ पर आंशिक अम्लीय माध्यम रहता है। इस प्रकार का बच्चा आंशिक अम्लीय माध्यम रहता है। भोजन का पाचन कौन से माध्यम में होता है? आंशिक अम्लीय, मतलब पीएच जो होता है लगभग 6.8 के आसपास इसका पीएच वैल्यू रहती है माउथ की, और इसी पीएच वैल्यू में भोजन का आंशिक पाचन होता है। कैसे होता है चर्चा करेंगे। स्टोमक जो होता है उसमें अत्यधिक अम्लीय, मतलब अम्लीय माध्यम जो होता है 1.5 से 2.5 पीएच, 1.5 से 2.5 के बीच यहाँ का पीएच रहता है। छोटी आंत्र जो होता है वहां पर क्षारीय माध्यम होता है, और बड़ी आंत्र जो होता है यहाँ पर भोजन का लगभग अवशोषण होता है, पाचन का प्रोसेस नहीं होता। देखिए, मुख में पाचन, आमाशय में पाचन, छोटी आंत्र में पाचन। आज की क्लास में बात करेंगे अपन यहाँ तक आमाशय में पाचन। ठीक है, छोटी आंत्र में और बड़ी आंत्र में क्या पाचन से संबंधित क्रियाएं होती हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, मुख में पाचन अगर आपको लर्न करना है तो ध्यान में रखें कि माउथ में होता क्या है। माउथ जो होता है, पहले ले लेते हैं बच्चा मुख में पाचन। क्या ले लेते हैं? मुख में पाचन हम लेते हैं। देखिए, पॉइंट हो जाएगा नंबर फर्स्ट, मुख में पाचन, डाइजेशन इन माउथ। मैंने पहले चर्चा कर चुका हूं आप लोगों के साथ कि माउथ जो होता है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कौन को? कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से जो माउथ में अपन भोजन लेते हैं, ठीक है, उसमें लार का श्रावण किया जाता है, लार का सीक्रेशन किया जाता है। और पहला प्रश्न यहां पर देखो, लार का श्रावण मैंने लिखा या लार का सीक्रेशन लिखा? लार का श्रावण। इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियों के द्वारा श्रावण होता है? कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 3 पेयर्स। ठीक है, इनके द्वारा क्या सीक्रेट होता है? सैलाइवा, लार। ठीक है, अब इस लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 2 एंजाइम पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम क्या है? लारिये एमाइलेज, लारिये एमिलेज। ठीक है, और दूसरा एंजाइम कौन सा है बच्चा? दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम। ये ध्यान में रखना जरूरी है। ये सबको पता होता है लारिये एमाइलेज है और लाइसोजाइम है। 2 प्रकार के एंजाइम लार में होते हैं, और लारिये एमिलेज जो होता है
इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, टाइलिन ही कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, टाइलिन कहते हैं। और ये टाइलिन एंजाइम जो होता है ये क्या काम करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च जो होता है वह पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज जो होता है वह डाइसेकेराइड है। आगे बात समझ में, माल्टोज जो होता है आगे छोटियांत्र में जाकर के किसमें टूटता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में माल्टोज टूटता है। ये ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज में टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है, स्टार्च तो क्या है, पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है, और ग्लूकोज क्या है, ये मोनोसेकेराइड है। ठीक है, काम किसके द्वारा किया जाता है, लार्ज एमिलेज के द्वारा इनको ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, लार्ज एमाइलेज है। ये बेसिक बातें हैं लेकिन लिखना जरूरी है। पर इंपॉर्टेंट बातें क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट बात यहां से जो बढ़ती है उसकी मैं आप लोगों को बात बता देता हूं। क्या इंपॉर्टेंट बात बन रही है यहां पर कि लार का जो सीक्रेशन है, लार का जो सीक्रेशन है वह रिफ्लेक्स एक्शन होता है। लार का सीक्रेशन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि देखिए दो कंडीशन होते हैं अपने सामने, कि एक तो आपने फूड जो पड़ा है, जैसे मान लो भोजन पड़ा है कहीं पर, ठीक है, भोजन पड़ा है, और दूसरी बात क्या है, भोजन पड़ा है, और दूसरी बात क्या है, आपके माउथ में भोजन है। किसमें है, माउथ में। एक तो भोजन पड़ा है और एक आपके माउथ में भोजन है, दोनों ही कंडीशन है। मतलब अगर भोजन को देखकर, आपके माउथ में भोजन नहीं है, अगर भोजन को देखकर ही आपके माउथ में क्या आ जाए, लार सीक्रेट हो जाए, तो इसको अपन क्या कहेंगे, कंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं। कंडीशन हो गई कि भोजन को दिखेगा, कंडीशन रिफ्लेक्स, समझ गए। फूड को देखा और आपके माउथ में क्या आ गई भाई, लार का सीक्रेशन हो गया, तो इसको अपन क्या कहेंगे, कंडीशन रिफ्लेक्स कहेंगे। और फूड आपके माउथ में पहुंच गया, उसके बाद लार सीक्रेट होनी है, कोई कंडीशन नहीं है, इसको अपन क्या कहते हैं बच्चा, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। आगे बात समझ में, मुख में भोजन के पहुंचने पर अगर लार का सीक्रेशन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स कहेंगे। आगे बात समझ में, दो बातें समझ में आई। तो एक कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होता है, जब भोजन को देख करके लार का सीक्रेशन हो जाता है। आप जो है, आप बैठे हैं अपने घर में और पड़ोस में कोई समोसे बन रहे हैं, कोई हलवा बन रहा है, कोई ऐसा व्यंजन बन रहा है जो आपको स्वादिष्ट लगता है, उसकी स्मेल, उसकी गंध जैसे आपके नाक में प्रवेश करती है, आपके माउथ में जो सैलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद क्या सीक्रेट कर देती है, लार सीक्रेट कर देती है। कहते हैं ना, देखते ही मुंह में पानी आ गया, तो देखते ही मुंह में पानी आ गया, इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशन रही होगी, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं। आगे बात समझ में, और अगर भोजन आपने ग्रहण कर ही लिया तो लार ग्रंथियों की मजबूरी है, उसमें क्या करेंगे भाई, लार सीक्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एक्शन है जो सैलिवरी ग्लैंड्स द्वारा लिया जाता है, उनको अपन क्या कहते हैं बच्चा, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं। कंफ्यूज मत होना कि अगर भोजन को देखकर, देखने की कंडीशन हो, सूंघने की कंडीशन हो और फिर लार का सीक्रेशन हो जाए तो वह कहलाता है कंडीशनड रिफ्लेक्स। और अगर भोजन माउथ में पहुंच ही गया, आपने भोजन का ग्रास टुकड़ा आपने माउथ में ले ही लिया, उसके बाद अगर लार सीक्रेट हो रही है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, लार ग्रंथियों को लार सीक्रेट करनी ही पड़ेगी। इसको अपन क्या कहते हैं बच्चा, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो कंडीशन रिफ्लेक्स और अनकंडीशन रिफ्लेक्स ये आप लोग ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, लार उसमें मिल गई है, दांतों ने उसको मेस्टिकेट किया है, भोजन को दांतों ने पीस दिया है, चबा दिया है, और जीभ ने घुमा दिया है, लार ग्रंथियों ने उसमें लार मिला दिया है, तो भोजन क्या बन जाएगा भाई, आपने कैसा भी भोजन लिया हो वह एक लुगदी में बदल जाएगा। उस लुगदी को उसके बाद जैसे लाइसोजाइम एंजाइम ने अपना कार्य कर दिया, वो एंटीबैक्टीरियल होता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है उसने स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया, लार उसमें और मिक्सअप हो गई, सेलाइवा मिक्सअप हो गया,
ठीक है। तो जिस प्रकार फिर जिस रूप में ये भोजन बदल जाएगा, एक लुगदी में जिस प्रकार का भोजन बदलेगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चा, उस भोजन को अपन कहते हैं, नाम दे देते हैं, चाहे रोटी खाई हो चाहे दाल खाई हो, आपने कुछ भी खाया हो, लेकिन इसमें साइंस की भाषा में इसको क्या कहेंगे अपन, कहते हैं भोजन को बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस है। पूछ ले, माउथ में डाइजेशन, पार्सली डाइजेशन के बाद भोजन को हम क्या कहते हैं, तो माउथ है तो अपन बोलते हैं ना, ठीक है, और राजस्थानी भाषा में कह देंगे बोलस है। क्या कहते हैं भाई, बोलस है, बोलस, ठीक है। माउथ में भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। अब ये बोलस जो होता है माउथ से किसमें जाएगा भाई, ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसिका में जाता है। तो प्रश्न यहां से भी बनता है क्या, कि भोजन का निगलना किस प्रकार की क्रिया है, भोजन को निगलना किस प्रकार की क्रिया है, यह आप लोगों से पूछ ले। तो भोजन को निगलना बच्चा किस प्रकार की क्रिया है, बताइए, देखें, भोजन को निगलना। तो देखिए दो बातें हैं इसमें, दो बातें आपको लिखनी है कि प्रारंभ में भोजन को निगलना, स्टार्टिंग में अगर आप कोशिश कर रहे हो कि इसको निगले नहीं निगले, तो वो तो होती है बच्चा ऐच्छिक क्रिया। कौन सी है, ऐच्छिक क्रिया होती है। ऐच्छिक क्रिया होती है, आपकी इच्छा है तो निगलो, अगर नहीं इच्छा है तो मत निगलो, ठीक है। लेकिन अगर आपने निगल लिया, ठीक है, उसके बाद वह क्या हो जाता है, अनैच्छिक हो जाता है। प्रारंभ में भोजन का निगलना ऐच्छिक क्रिया है, और उसके बाद यह क्रिया किस प्रकार की हो जाती है, अनैच्छिक हो जाती है। ये मत समझ लेना कि ग्रसनी में चली गई, उसके बाद आप रोकना चाहोगे, रुक जा यहीं पे, मैं तेरे को वापस बुलाऊंगा उस खाने को, बर्फी का पीस चला गया, बादाम चले गए, उसको वापस बुलाना चाहो किसी को देने के लिए, तो वापस नहीं आएगी, वो अंदर ही जाएगी, क्योंकि वो अनैच्छिक हो गई, उसके ऊपर आपकी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, भोजन का निगलना, उससे सत्य कथन क्या है, कई बार पूछ लेते हैं कौन सा सत्य कथन है, कौन सा सत्य कथन है। तो भोजन का निगलना प्रारंभ में ऐच्छिक क्रिया है, और उसके बाद में ये क्रिया किस प्रकार की हो जाती है, अनैच्छिक क्रिया हो जाती है। भोजन निगलने के बाद वह ग्रसिका से होते हुए किसमें पहुंच जाता है बच्चा, स्टोमैक में पहुंच जाता है। तो स्टोमैक में भी प्रश्न बनता है। कैसे प्रश्न पूछेंगे भाई, स्टोमैक में, आमाशय में भोजन का पाचन, अब हम रीड करेंगे, आमाशय में भोजन का पाचन। ध्यान से देखना, प्रश्न यहां से बहुत बार पूछा जा चुका है, रीट में भी पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, आरएस पहले उसमें भी पूछा जा चुका है, आईएएस में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल साइंस में भी पूछे जाते हैं। स्पेशली अपन देखो नीट के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में देखिए आप, स्टोमैक जो होता है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है बच्चा। क्या होता है भोजन का, क्या शब्दावली है, पार्शली डाइजेशन होता है। इस प्रकार का डाइजेशन होता है, भोजन का आंशिक पाचन होता है, ये ध्यान में रखना। भोजन में, आमाशय में भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है। किस प्रकार का पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है, पार्शली डाइजेशन होता है, पेट में भोजन का पाचन नहीं होता, ठीक है। इसका मुख्यतः बात है कि यहाँ पर 4 से 5 घंटे तक भोजन रुका रहता है, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन बचा हुआ है उसका कंप्लीटली क्या हो जाए, डाइजेशन हो जाए, ठीक है। अब देखिए स्टोमैक जो होगा 4-5 घंटे से भोजन रुकेगा, आंशिक पाचन होगा। तो स्टोमैक जो होता है उसको मैंने बताया था आपको, मुख्यतः 4 भागों में इसको अपन ने डिवाइड किया था। कौन कौन से भाग थे, नंबर फर्स्ट कार्डियक स्टोमैक, दूसरा फंडिक स्टोमैक, तीसरा बॉडी, और चौथा पाइलोरिक स्टोमैक। पाइलोरिक स्टोमैक, कार्डिक स्टोमैक, फंडिक स्टोमैक, बॉडी और पाइलोरिक स्टोमैक। तो काम की बात यह है कि चाहे कार्डियक, ये जो स्टोमैक है ना पूरा, इसकी जो वॉल जो होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। इस प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां, ठीक है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है बच्चा, गैस्ट्रिक जूस। बात समझ में आ रही है। जो भी स्टोमैक है उसकी दीवार में क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, और गैस्ट्रिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं।
कौन कौन से पाए जाते हैं चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि जो स्टोमेक है उसमें 4 प्रकार की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 4 प्रकार की पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती है भैया? नंबर फर्स्ट इसोफेजियल ग्लैंड्स, इसोफेजियल ग्लैंड्स, ठीक है, ग्रसिका ग्रंथियां इसोफेजियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। नंबर 2 कार्डियक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। नंबर 3 फंडिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं और पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती है। बात समझ में आई? 4 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, इसोफेजियल ग्लैंड्स, कार्डियक ग्लैंड्स, फंडिक ग्लैंड्स और पाइलोरिक ग्लैंड्स, ठीक है। इसोफेजियल, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक ग्लैंड्स स्टोमक में पाई जाती है। लेकिन खास बात और ध्यान से सुनना, इन 4 प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स में से 3 प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं वो ओनली म्यूकस सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करते हैं बच्चा? म्यूकस सीक्रेट करती हैं। और फंडिक ग्लैंड्स जो होते हैं, उससे फंडिक ग्लैंड्स जो होती हैं उनकी उन ग्लैंड्स में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। मुख्यतः कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। वो कौन कौन सी है 4 प्रकार की सेल्स और वो क्या क्या फंक्शन करती हैं? देखिए नंबर फर्स्ट पे आपको देखिए कौन सी ग्लैंड्स की बात करेंगे अपन? फंडिक ग्लैंड्स। ध्यान से सुनना, फंडिक ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं? 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। 4 प्रकार की सेल्स कौन कौन सी होती है भाई? देखिए नंबर फर्स्ट है म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स पाई जाती है। म्यूकस सेल्स जो होती हैं श्लेष्मा कोशिकाएं जो क्या सीक्रेट करती हैं भाई? म्यूकस सीक्रेट करती हैं। क्या सीक्रेट करती हैं? म्यूकस सीक्रेट करती हैं, ठीक है। क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस से सीक्रेट करती है। नंबर सेकंड इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं चीफ सेल। चीफ सेल को क्या कहते हैं? जाइमोजल सेल। चीफ सेल या जाइमोजल सेल्स, चीफ सेल्स पाई जाती हैं, जाइमोजल सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो चीफ सेल या जाइमोजल सेल्स जो होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं? ये एंजाइम सीक्रेट करती हैं बच्चा। क्या सीक्रेट करती हैं? एंजाइम सीक्रेट करती हैं, ठीक है। तीसरे प्रकार की जो सेल्स हैं उनको अपन क्या कहते हैं? ऑक्सेंटिक या पैराइटल सेल्स। ऑक्सेंटिक या पैराइटल सेल्स। ऑक्सेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं बच्चा? ये HCl का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है? HCl का सीक्रेशन करती है या HCl सीक्रेट करती है। चौथे प्रकार की जो सेल्स हैं उनको क्या कहते हैं बच्चा? अर्जेंटोफिल सेल्स। अर्जेंटोफिल सेल्स जो होती हैं वो किसका सीक्रेट? अर्जेंटोफिल जो सेल्स होती है उनको एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स भी कहते हैं। और ये सेल्स जो होती है ना वो किसका सीक्रेशन करती है भाई? सेरोटोनिन का सीक्रेशन करती है, सेरोटोनिन। ध्यान से देख लेना। तो स्टोमक जो होता है उसके द्वारा कौन कौन से सीक्रेट हो रहे हैं? म्यूकस सेल्स के द्वारा म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, चीफ जाइमोजल सेल्स के द्वारा एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, ऑक्सेंटिक या पैराइटल सेल्स जो होती हैं उनके द्वारा HCl का सीक्रेशन होता है। और अर्जेंटोफिन या एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स जो होती हैं उनके द्वारा किसका सीक्रेशन होता है? सेरोटोनिन का सीक्रेशन होता है। किसके द्वारा? किसका सीक्रेशन होता है? सेरोटोनिन का सीक्रेशन होता है। और सेरोटोनिन जो होता है, काम देखिए अब, सेरोटोनिन जो होता है वो क्या करता है? वाहिकाओं का संकुचन करता है, वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। कौन? सेरोटोनिन। क्या फंक्शन है? सेरोटोनिन का फंक्शन क्या है? वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। HCl का फंक्शन आपको जनरली पता है कि HCl क्या काम करता है, इसकी हम थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। पहले आप देखिए कि चीफ सेल या जाइमोजल सेल्स के द्वारा क्या सीक्रेट होता है? एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो पूछ लेते हैं कि अमाशय में कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो मैंने पहले बताया था आपको कि आप ध्यान में रखें। क्या ध्यान में रखना है बच्चा? आपको ध्यान में रखना है
कि आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम मुख्यतः सीक्रेट हो रहे हैं। पहला कौन सा है, देखिए पेप्सिन, पहला एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। दूसरा एंजाइम क्या है, लाइपेज एंजाइम, और तीसरा एंजाइम क्या है, रेनिन एंजाइम। ध्यान से देख लेना तीनों एंजाइम्स को। पहला एंजाइम पेप्सिन है, दूसरा है लाइपेज है, तीसरा है रेनिन एंजाइम है। और थोड़ा सा आप ध्यान से सुने कि पेप्सिन जो सीक्रेट होता है, याद रखने के मैं पॉइंट्स बता देता हूं, आप याद रख सकते हैं इसको कि पेप्सी लाई रे आमाशय में गई रे। पेप्सी का मतलब पेप्सिन, लाई का मतलब लाइपेज और रे का मतलब रेनिन। 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं, लेकिन पेप्सिन एंजाइम जो होता है वह पेप्सिनोजन के रूप में सीक्रेट होता है, निष्क्रिय रूप से पेप्सिनोजन, ठीक है। रेनिन जो होता है वह प्रोरेनिन के रूप में सीक्रेट होता है, प्रोरेनिन के रूप में सीक्रेट होता है। ये दोनों एंजाइम जो होते हैं ये निष्क्रिय रूप में सीक्रेट होते हैं। ध्यान से देखो आप, निष्क्रिय रूप से ये दोनों एंजाइम सीक्रेट होते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, ये निष्क्रिय रूप में सीक्रेट होते हैं तो सक्रिय कब होते हैं? तो देखिए मैंने कहा था कि ऑक्सिनटिक या पेराइटल कोशिकाएं जो होती हैं वो किसका सीक्रेशन करती हैं? HCl का सीक्रेशन करती हैं। तो ये पेप्सिनोजन जो होता है जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये किसमें बदल जाता है? HCl जो होता है इसको एक्टिवेट कर देता है और पेप्सिन में बदल जाता है। किसके द्वारा? HCl के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। इसी प्रकार प्रोरेनिन जो होता है वह भी HCl के संपर्क में आता है तो यह भी किसमें बदल जाता है बच्चा? रेनिन में बदल जाता है। तो पेप्सिन और रेनिन जो है ये दोनों किस रूप में है? एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा कंप्लीटली, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, लेकिन प्रोटीन को कंप्लीटली नहीं, यह प्रोटीन को प्रोटीओजेंस, पेप्टोन्स, ठीक है, या छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में ये तोड़ देगा। आगे बात समझ में। और रेनिन जो एंजाइम जो होता है, देखिए रेनिन जो एंजाइम जो होता है, रेनिन यह क्या करेगा? रेनिन एंजाइम जो होता है, दूध में एक एंजाइम पाया जाता है बच्चा, दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं केसीन, ठीक है, किसको? केसीन। और ये केसीन जो होता है उसको क्या कर देता है? केसीन, दूध में घुलनशील जो प्रोटीन है उसका नाम है केसीन, ठीक है। उसके ऊपर रिएक्ट करता है कौन? रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम कार्य करेगा और किसमें बदल देगा? पेरा केसीन में बदल देगा। किसमें? पेरा केसीन। और पेरा केसीन जो होता है इसमें बदलते ही वह किसमें बदल जाता है? दही में बदल जाता है। यानी कि दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है बच्चा? तो आप बताएंगे रेनिन एंजाइम है। और ये रेनिन एंजाइम जो होता है वह जनरली बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चों में जो दुग्धपान करते हैं उनमें यह पाया जाता है। इसलिए मिल्क का अधिकतर डाइजेशन किसमें होता है? छोटे बच्चों में होता है। और जनरली ये जो रेनिन एंजाइम जो होता है वह एडल्ट्स में एब्सेंट होता है। वयस्क व्यक्ति जो होते हैं उनमें रेनिन एंजाइम, उनके स्टोमेक में रेनिन एंजाइम सामान्यतः नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बच्चों के स्टोमेक में तो पाया जाता है, लेकिन एडल्ट्स जो होते हैं, वयस्क जो होते हैं, उनके स्टोमेक में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता? जो बचपन में पाया जाता है लेकिन एडल्ट्स में नहीं पाया जाता, दैट इज रेनिन एंजाइम होता है। क्या काम करता है? दूध में उपस्थित घुलनशील प्रोटीन, क्या नाम है? रेनिन नाम, केसीन नाम है, उसको किसमें बदल देता है? पेरा केसीन में बदल देता है, जिससे दूध दही में बदल जाता है। इस प्रकार ये मिल्क का डाइजेशन करता है, पाचन करता है। एक और एंजाइम बच गया बच्चा, कौन सा? इसमें बच गया गैस्ट्रिक लाइपेज, जठरीय लाइपेज एंजाइम जो होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वसा को किसमें बदलता है भाई? आंशिक पाचन करता है, पूरा पाचन गैस्ट्रिक लाइपेज से वसा का नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आमाशय जो होता है, स्टोमेक जो होता है, उसमें भोजन का केवल आंशिक पाचन होता है। इसके अलावा एक और गैस्ट्रिक जूस में एक और कारक यहाँ पर स्रावित होता है जिसको कहता है इंट्रिंसिक कारक। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है इंट्रिंसिक कारक, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से देखना। इंट्रिंसिक कारक या इसको अपन केस्टल कारक भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है?
विटामिन B12 जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन करता है, विटामिन B12 है, ठीक है। विटामिन B12 का अवशोषण किसके द्वारा होता है? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखना, इंट्रिंसिक कारक के द्वारा। इंट्रिंसिक कारक का दूसरा नाम क्या है? इसको केस्टल कारक भी कहते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक कारक, केस्टल कारक, इंट्रिंसिक कारक, केस्टल कारक काम क्या करता है? विटामिन B12 का अवशोषण करता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन है। और इन विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ध्यान रखें, विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया रोग हो जाता है। प्रश्न और बनता है, विटामिन B12 में कौन सी मेटल पाई जाती है? तो आप बताएंगे साइनोकोबालेमिन है, तो इसका मतलब कोबाल आ रहा है, तो कोबाल्ट मेटल पाई जाती है इसमें। कौन सी मेटल पाई जाती है? कोबाल्ट मेटल पाई जाती है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो एक बार और सुन लेना, पर पढ़ना जरूर, आगे बढ़